सामने आ रहे कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिता के हत्यारों को भी माफ कर दिया, तो वो धक्का क्या देकर एक बुजुर्ग नेता को क्या गिराएंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर अभी तक तो सदन में गहमा गहमी हो रही थी, अभी तक तो सदन में इस पर बातचीत हो रही थी, बहस हो रही थी, लेकिन कब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये मुद्दा सदन से बाहर निकल आया और बाहर तो निकला, हाथापाई भी हो गई। और हाथापाई भी इस तरीके से हुई कि बीजेपी के 2 सांसदों को आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। क्या वाकई ऐसा था? और इस हाथापाई में बीजेपी के जो 2 सांसद हैं, क्या वाकई इन्हें गहरी चोट लगी? जी हां, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और कई धाराओं में बड़ी गंभीर धाराएं राहुल गांधी पर लगाई गई हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी का मुद्दा उठाकर गृह मंत्री अमित शाह के मुद्दे को छुपाने की कोशिश की जा रही है? उनके बयान को दबाने का काम किया जा रहा है? और कैसे राहुल गांधी पर तमाम धाराएं जो दर्ज हुई हैं वो उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, राहुल गांधी की सांसदी भी जा सकती है? और क्या वाकई अगर बीजेपी का नैरेटिव सही सेट नहीं हो पाता है तो क्या अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ जाएगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी सबसे बड़ी भूमिका अदा की। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, अभी तक हम सदन में देख रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा जो हो रही थी, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया कि बार बार आप बाबा साहब का नाम रटते रहते हैं, भगवान का नाम रटिए, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको जो है स्वर्ग की यात्रा होगी। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये मुद्दा जब संसद के बाहर आया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब आमने सामने आ गए तो ऐसे में बवाल हो गया। और बवाल इस तरीके से हुआ कि बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। लेकिन सर, इसमें एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि ये कहा गया, जो आरोप राहुल गांधी पर लगाए गए हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है बीजेपी के जो बुजुर्ग सांसद हैं सारंगी जी को। इसमें अगर हम बात करें तो बीजेपी के एक और जो सांसद हैं वो घायल होते नजर आए हैं। लेकिन बीजेपी के पास कोई इसका प्रूफ नहीं है कि राहुल गांधी वहाँ गुंडागर्दी कर रहे थे, राहुल गांधी वहाँ धक्का मुक्की कर रहे थे, या राहुल गांधी के धक्के से सारंगी को चोट लगती है, उनके एक सहयोगी को चोट लगती है और इतनी चोट लगी कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है राहुल जी जिन तरह के बयान निकलकर सामने आ रहा है उन्हीं बयानों में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। कल ही की आप वीडियो देखिए जिसमें सारंगी जब जा रहे होते हैं तब वहाँ पर ANI के जो रिपोर्टर हैं, न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर हैं, वो पूछते हैं कि भाई आपकी चोट लगी है? कहते हैं हाँ चोट लगी है, एक सांसद मेरे ऊपर गिर पड़े और राहुल गांधी से वो सांसद टकराए थे, इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं। फिर वो रिपोर्टर कहते हैं कि नहीं, आपको राहुल गांधी ने गिराया? तो कहते हैं हाँ मुझे राहुल गांधी ने गिराया। यानी कि एक ही लाइन में आप देखिए 2 स्टेटमेंट निकल कर आ जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि कोई सांसद उनके ऊपर गिरा जिसे राहुल गांधी की तरफ धक्का लगा था, फिर वो कहते हैं हाँ मुझे राहुल गांधी ने गिराया। तो एक बात। दूसरी बात आप देखिए, जो राजपूत हैं और दूसरे जो कह सकते हैं सांसद हैं, वो भी जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पीछे खड़े थे, राहुल गांधी आगे थे, पीछे से धक्का लगा है। और इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जब आ गए, धक्का अगर पीछे से लगाए तो धक्का राहुल गांधी ने नहीं मारा। तो यहाँ पर दोनों ही बयानों में ये नजर आता है कि बीजेपी ने शायद पूरी तैयारी नहीं करवाई दोनों सांसदों की, क्योंकि दोनों अपनी बातों में विरोधाभास कहीं ना कहीं पैदा करते हुए नजर आते हैं। कल का वीडियो आपने देखा, कल शाम छोटा टेप लगा होता है सारंगी के, फिर एक छोटा एक पट्टी बांध दी जाती है, फिर एक पूरा का पूरा ऐसा था प्लास्टर टाइप से कर दिया सर के ऊपर, आज सुबह वो प्लास्टर तुरंत गायब हो जाता है। तो ये तमाम जो चीज़ें वो ये बताने के लिए काफ़ी कि देखिए चलिए गिरे होंगे, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है, लेकिन गिरे तो खड़गे जी भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि खड़गे जी को धक्का लगा है, वो भी गिरे हैं। और निशिकांत दुबे इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई वो इतने खाते पीते हैं, चल नहीं पाते, इसलिए गिर गए होंगे। तो यानी दूसरे दल का व्यक्ति अगर गिरा है, बुजुर्ग नेता गिरा है, तब उसके प्रति आपकी जो संवेदना है वो इस तरह की है। अपनी पार्टी का कोई नेता गिरा है तो उसके लिए आप इस तरह का बकड़ा खड़ा कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि बीजेपी द्वारा ये पूरे का पूरा जो मामला है जानबूझकर किया जा रहा है। पेड़सम दृष्टि आप देखिए तो इसमें जिस तरह से शांतिपूर्वक
तरीके कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, अंदर जाना चाहते थे, बीजेपी के तमाम सांसदों ने उनको रोक दिया। और आखिर देखिए, द्वार रोकने का हक बीजेपी को कहाँ से आया? आपको प्रोटेस्ट करना है, आप बाहर जाइए, दरवाजे के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करिए। दरवाज़ा रोकने वाली ये कौन सी बात आ गई? और आज वही बात जो सभापति हैं ओम बिरला जी, उन्होंने ये बात कही है कि भाई अब किसी को भी अधिकार नहीं है कि दरवाजे पे खड़े होकर प्रदर्शन करे। और यही बात कर प्रियंका गांधी कह रही थी कि भाई देखिए, हम कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 बजे से 11 बजे तक प्रदर्शन करते हैं और दरवाजे के बाहर जाकर हम प्रदर्शन करते हैं, कहीं कोई हो हल्ला नहीं हुआ। कल जिस तरह बीजेपी के नेता निकल कर आते हैं, हाथों में तख्ती बड़े और डंडे में बंधी होती हैं, तो ये अनुमति किसने दी? तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो पूरे का पूरा मामला है, ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो अमित शाह का कहीं ना कहीं पूरा फेवर करना चाहती है, अमित शाह को बचाना चाहती है। अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया उसको कहीं ना कहीं उसका बचाव करना चाहती है, क्योंकि अमित शाह ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले जिस तरह सदन के अंदर ये बात बोल दी कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम तो अगर आप भगवान का लेते तो 7 जन्मों में आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। ज़रा सोचिए, अंबेडकर के प्रति या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति किस तरह की विचारधारा यहाँ पर अमित शाह की नज़र आती है या बीजेपी की नज़र आती है। इससे पहले हमने देखा कि संविधान बदलने की लगातार चर्चा आपने देखी होगी, सुनी होगी, और उसके बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, 240 पे आकर सिमट जाती है। यही हाल दिल्ली में भी ऐसा लगा कि इस बार जो है दिल्ली के अंदर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाती हुई नज़र आ सकती है, अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। लेकिन ठीक उससे पहले जिस तरह से सदन के अंदर से बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में अमित शाह के द्वारा जो बात कही गई है, ऐसा लगता है कि दिल्ली में दलित समुदाय का जो वोट है एक बार फिर बीजेपी के हाथ से छिटक गया है। और यहाँ पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या और तमाम पार्टियाँ हों, एक सुर में होकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर अमित शाह जो हैं पूरी तरह से घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है, शायद ऐसा लगता है राहुल की, या तो उन्होंने कह सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग उनका हुआ है, कुछ बोलना कुछ और चाहते थे, कुछ और बोल गए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला है, उस बोली ने और उस बयान ने कहीं ना कहीं उनको और पूरी बीजेपी को कहीं ना कहीं सवालों घेरे में खड़ा कर दिया है कि पहले तो आप संविधान बदलने की बातें करते थे, लेकिन अब आप अम्बेडकर जी के खिलाफ ही अगर इस तरह की बातें बोलोगे तो जाहिर बात है कि यहाँ पर आपकी मंशा का पता साफ तौर पर चलता है। और थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जेल हो सकती है, और ये भी क्यों कहा जा रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ सकता है। पहले जेल की बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्यों इतनी नौबत आन पड़ी है कि अब राहुल गांधी को सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है। दरअसल मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 117, जिसमें देखिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना ये है 115, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना 125, दूसरे के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य 131, आपराधिक बल का प्रयोग 351 लगी है, आपराधिक धमकी, और इसमें धारा 3 उसके तहत 5 जो सामान्य इरादा के तहत प्राथमिकी। तो ये धाराएं राहुल गांधी पर लगाई गई हैं। और प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, ये 2 बीजेपी के सांसद जो घायल हुए, जिनके सहारे बीजेपी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रही है। सर, ये कुछ धाराएं राहुल गांधी के खिलाफ जो है लगी हैं, ये बीजेपी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, बीजेपी का एक डेलीगेशन जाता है और कांग्रेस ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या राहुल को जेल होगी? ये छोटा सा पहला सवाल है। और दूसरा सर ये है कि जो राहुल गांधी का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष जानता है और चीजें सब जो नजर आ रही हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था, और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अमित शाह के बयान को दबाकर राहुल गांधी का मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि यह बताया जा सके कि किस तरीके से विपक्ष आज गुंडागर्दी पर उतारू है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तक निकल के सामने आ रही है कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिता के हत्यारों को भी माफ कर दिया, तो वो धक्का क्या देकर एक बुजुर्ग नेता को क्या गिराएंगे, ये सब बातें हो रही। लेकिन देखिए, जिस तरह की धाराएं उनके खिलाफ कह सकते हैं कि लगाई गई हैं, और तमाम तरह से अब चर्चाएं भी चल रही हैं कि क्या उनको जेल हो जाएगी, क्या एक बार फिर
से उनकी सांसदी खतरे में पड़ जाएगी, क्या एक बार फिर उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, तमाम तरह की बातें जो है वो होती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन देखिए प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो बीजेपी को लेकर ये एक माहौल बन रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से पूरे के पूरे बयान में वो घिरे हैं, जिस तरह से अमित शाह के बयान के बाद लगातार बीजेपी बैकफुट पे है, उससे बचने के लिए राहुल गांधी को लेकर लगातार राजनीति का एक हवा क्रिएट किया जा रहा है ताकि बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी हुई है या अमित शाह की तरफ से जो बयानबाजी हुई है उसको ढांपा जा सके। लेकिन देखिए जब तीर कमान से निकल जाता है तो उसको वापस लाना असंभव है और यहीं पे अमित शाह के मुंह से जो बोली निकली है उसको ढांप पाना या उसको ख़त्म कर पाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। जो नैरेटिव सेट हो रहा है या जो एक माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली इलेक्शन की बात अगर हम करें राहुल, तो लगभग 22-23% दलित वोट बैंक दिल्ली में है और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी एक माहौल बनाने में ये लगभग अगर यहाँ पर अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि देखिए दलितों के सबसे बड़े कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत हैं, उनको मसीहा की तरह पूजा जाता है, उनको भगवान की तरह पूजा जाता है और यहाँ पर उनको अगर इस तरह से कह सकते हैं उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाएगा तो जाहिर बात है कि तमाम जो पार्टियाँ हैं वो मौके की तलाश में रहती है, कैसे उनको कोई बड़ा मुद्दा मिले बीजेपी के खिलाफ और बड़ा बनाते हुए नजर आए। और राहुल गांधी को ज़रा देखिए लगातार वो जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं, लगातार ये कहते रहे हैं कि भाई जो जातिगत कह सकते हैं चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए, जो जितना जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस बात को लेकर लगातार वो बात करते रहे। और यहाँ पर अमित शाह ने बैठे बैठाए उनको एक और मुद्दा दे दिया कि भाई अंबेडकर के खिलाफ जिस तरह की बात उन्होंने कर दी, वो अंबेडकर जी जिन्होंने देश को संविधान दिया, वो अंबेडकर जी जिन्होंने समानता का अधिकार दिया, वो अंबेडकर जी जिन्होंने दलितों को जीने का हक दिया, और इस तरह की चीज़ें अगर उनके लिए बोली जाएंगी तो जाहिर बात है कि सवाल जो है वो अमित शाह और तमाम बीजेपी के ऊपर उठते हुए दिखाई पड़ेंगे कि जो दलित विरोधी उनकी राजनीति है वो यहाँ से एक्सपोज होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आने वाले दिनों में बसपा हो या आज़ाद समाज पार्टी हो, और खुद अगर बीजेपी के अंदर की बात करें, चाहे रामदास अठावले हो जो दलित नेता हैं, जीतनराम मांझी हैं जो दलित नेता हैं, चिराग पासवान हैं जो दलित नेता हैं, उसके अलावा तमाम सारे नेता हैं जो अम्बेडकर कह सकते हैं कि नीतियों पर चलने की कोशिश करते हैं, वो अब इसके ऊपर क्या रिएक्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखी है कि भाई उनका स्टैंड इस पर क्या है, क्या वो अमित शाह के द्वारा बोले गए बयान के साथ में खड़े हैं, और अगर नहीं खड़े हैं तो यहाँ पर उनको भी हमारी तरफ आना चाहिए, उनको भी बीजेपी के खिलाफ मुंह खोलना चाहिए। और वैसे भी बीजेपी के खिलाफ अगर स्थिति आप देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन में जब वोटिंग होती हुई नजर आई तो बीजेपी के पाले में 269 वोट पड़े, यानी कि बहुमत से भी 3-4 वोट कम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या बीजेपी के साथ खुद उनके भी सांसद नहीं है, क्या जो उनके सहयोगी दल हैं क्या वो बीजेपी के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं? क्योंकि 269 वोट आने का मतलब है कि बीजेपी क्या अल्प मत में है, और ये बात शिवपाल यादव ने भी कही है और ये बात आदित्य ठाकरे ने भी कही है राहुल की। यहाँ पर क्या बीजेपी जिसके पास 293-94 सांसद हैं, लेकिन जब बहुमत के लिए कह सकते हैं वोट डाले जाते हैं तो 269 वोट उनके पक्ष में आते हैं। क्योंकि आपने देखा कि चाहे सिंधिया हो चाहे गडकरी हो, ऐसे 20 नाम बीजेपी के जो बड़े नेता माने जाते हैं, एमपी हैं, उन्होंने इस कह सकते हैं कि स्टेशन में हिस्सा नहीं लिया। जब वोटिंग हो रही थी तो वो कह सकते हैं सदन से गायब रहे, जबकि व्हिप जारी किया गया था कि तमाम जो भी बीजेपी के सांसद हैं उनको सदन के अंदर मौजूद होना है, जो भी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां उनको सदन के अंदर मौजूद होना है। लेकिन अपने ही दल के यानी कि बीजेपी के ही दल के जो 20 सांसद थे वो गायब नजर आए। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल बात ये होती जा रही है कि क्या अब उनकी ही अपनी पार्टी के अंदर अब एक अविश्वास कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो बीजेपी के लिए आने वाली चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। और ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि क्या जिस तरीके से सदन के बाहर जो हंगामा हुआ है, क्या ये हंगामा नहीं बताता कि आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया है? लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी का मुद्दा बीजेपी भुना पाएगी या अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।